हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप फार्मा सिंध के डायरेक्टर हैं, भारत माता फाउंडेशन के संस्थापक हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आप हैं डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता जी। अरविंद कुमार गुप्ता जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। गुप्ता जी, हम आगे चलते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपकी ओर कि फार्मेसी की पढ़ाई से लेकर अपनी खुद की दवा कंपनी स्थापित करने तक की आपकी प्रेरणादायक यात्रा कैसी रही? कहते हैं स्ट्रगल कितना भी कठिन क्यों ना हो जी, कितना ही तकलीफदायक क्यों ना हो, उसकी यादें सुहानी होती हैं। जब हमने 76 में बी फार्म की पढ़ाई, फार्मेसी की पढ़ाई सागर विश्वविद्यालय से पूरी करके एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले तो बॉम्बे में 4 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहे। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें हमने अपना रिज्यूम ना दाखिल किया हो। उस में और कठिनाई इस बात की थी कि मन में ये जिद थी कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, बड़ी कंपनी से अपना करियर शुरू करूं। आखिर जब सेंटोज इंडिया लिमिटेड से ऑफर मिला तब फिर मैंने अपना करियर शुरू किया। वाह 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 वाह। लेकिन शीघ्र ही, जैसे पहले से ही बचपन से ही था मेरे को कि फार्मास्यूटिकल कंपनी लगानी है, 1 साल में ही समझ में आ गया कि बड़ी कंपनियों में ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। उनके पास बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको किसी एक छोटे से सेक्शन में डाल देंगे, आप जिंदगी भर वहाँ काम करते रहिए, अच्छी तनख्वाह पाइए, बट काम आपको वही लिमिटेड करना पड़ेगा, सीमित काम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारा सपना तो कुछ और था, तो साल भर के बाद मैंने उस कंपनी को रिजाइन किया और एक बहुत छोटी कंपनी में पहुंचा। वाह। वो एक समय था, मानसिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी हर किसी ने बड़ा विरोध किया, ये क्या कर रहा है भाई, तू एक मल्टीनेशनल कंपनी में छोड़ के एक छोटी सी कंपनी में जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि लक्ष्य मेरे सामने क्लियर था, वहां जाके सच्ची मायने में सीखने को मिला कि व्यापार कैसे किया जाता है, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। पूरा 360 डिग्री व्यापार के सारे पहलू वहां समझ में आए। वहां आपको ऑल इन वन बन के रहना पड़ा और आपको सब कुछ सीखना पड़ा, सब कुछ सीखने को मिला। क्या बात है, क्या बात है। इस दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये भी हमारे दर्शकों को साझा करें। चुनौती तो सबसे बड़ी पहले यही थी जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के किसी छोटी कंपनी में जाना। क्या दोस्त यार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार, सभी लोगों के विरोध के बाद भी हमने इस कदम को उठाया। वाह। भगवान की दया से आज सब सक्सेस है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि बुरे दिनों में सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ दिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं कि आपकी सफलता में परिवार और आपकी शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा तो सब समझते हैं, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। खास करके वो टेक्निकल जिस दिशा में हमें काम करना है, हमको फार्मेसी का काम करना था, तो मैंने फार्मेसी की ही पढ़ाई करी है। उसमें भी यही था, मेरे घर में सभी लोग, मेरे भाई क्या, चाचा क्या, 20 लोग डॉक्टर थे। क्या बात है। और मेरे को चूंकि फार्मास्यूटिकल काम करना था, तो मैं एक ऐसा परिवार में बच्चा था जिसने पीएमटी का एग्जाम ही नहीं दिया कि गलती से अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। और हमको करना था फार्मेसी। वाह वाह। तो फार्मेसी किया और परिवार ने उसमें फिर साथ भी दिया, परिवार ने साथ दिया। एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। वो चारों पहिए जब एक दिशा में चलते हैं, पत्नी भी, बच्चे भी, पेरेंट्स भी, जब एक दिशा में चलते हैं तो फिर आपको सफलता आराम से मिलती है। और अगर सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल होता है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत कठिन होता है। बिल्कुल। मैं इस बार में बड़ा लकी रहा कि सारी मेरी जिद के बाद भी सब लोगों ने मेरा साथ दिया, खास करके पत्नी, बच्चे और हमारे पार्टनर। क्या है, हमारी कंपनी में 40-42 साल हो गए, हमारे पार्टनर हमारे साथ हैं और बढ़िया से सब चल रहा है, भगवान की परिवार की तरह साथ। बिल्कुल परिवार। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, ज्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य अपने युवावस्था में सपने देखता है कि मेरा लक्ष्य ये है। क्या आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ? लक्ष्य तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा आगे 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 बढ़ता रहता है। जी जी जी। बट मैं निश्चित रूप से इस बात को कहूंगा, बल्कि मैं अपने दत्ता जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन आपको याद दिलाना। जी 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 जी। उन्होंने कहा, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। वाह।
क्या बात, हम क्या थे, एक गांव में, छोटे से गांव में से निकल के आए, यहाँ तक आ गए और हमें वहां तक पहुंचना है। वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमको प्रेरित करता है और अच्छा करने। बिल्कुल बिल्कुल। किसी दूसरे से कंपैरिजन करेंगे ना तो हमेशा दुख होता है जी। इसलिए दादाजी ने कहा अपने को अपने आप से कंपैरिजन करो, क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। तो हमारे सपने हमको ड्राइव करते हैं, हमारे सपने हमको लक्ष्य तक ले जाते हैं, ये कह सकते हैं। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत प्रेरित आपने रचना जो है सुनाई हमारे दर्शकों को, और हमारे दर्शक आपको सुनकर बड़े ही मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। उद्योग रत्न, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार 2007 जैसे सम्मान आपको प्राप्त करके कैसा महसूस हुआ? निश्चित रूप से बहुत अच्छा महसूस होना है, बट मैं आपको ये बताता हूँ, जब आपको की मेहनत का कुछ रिकॉग्निशन मिलता है ना जी, तो आपको और अच्छा करने का मन करता है। वाह वाह वाह। यही हुआ जब 2007 में हमको तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए। तो फिर हमारे मन में आया कि और अच्छा करना चाहिए। उन्होंने भी एक सेंटेंस बोला था अपनी बातचीत में कि इंडस्ट्री शुड डू समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ आम आदमी। उस समय आम आदमी का स्लोगन हुआ करता था। मेरे मन में भी विचार आया कि कुछ करना चाहिए, व्यापार तो कर ही रहे हैं, कुछ करना चाहिए। आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज जो जन औषधि केंद्र चल रहे हैं ना, वो शायद मेरी ही देन है। उस समय के तत्कालीन मंत्री पासवान साहब, उनको मैंने ये आइडिया दिया था कि दवाइयाँ उसके ऊपर छपी MRP पे बिकती हैं। बिल्कुल, अगर किसी संस्था के द्वारा MRP ही कम कर के लिए बेची जाए तो पेशेंट्स को या जनता को फायदा होगा, वरना तो वो फायदा व्यापारियों में, दुकानदारों में जाएगा। बिल्कुल सही। दुकान के कस्टमर को तो अगर उस पर 60 रुपए लिखा है तो 60 रुपए पे बेचेगा, बहुत मेहसान करेगा तो 5-10% डिस्काउंट दे देगा। वाह। तो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे, केवल उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिला के 1 रुपए की एक गोली, 1.25 रुपए की एक गोली, 1.5 रुपए की एक गोली, जिसकी अन्यथा बाजार में कीमत 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए है, वो हमने एक प्रोजेक्ट उस समय शुरू किया। और आज तक, तब से 2009 से प्रोजेक्ट शुरू किया था और तब से आज तक बढ़ता ही जा रहा। बहुत अच्छा। यहाँ ये बताना शायद अच्छा लगेगा आपको कि हम एक छोटा सा काम करके पिछले साल हमने 2 करोड़ गोलियां डिस्ट्रीब्यूट की। वाह। 1 रुपए 1.25 रुपए के रेट से, जिनकी अन्यथा वैल्यू 17-18 करोड़ होती थी, जो हमने कुल 6 करोड़ रुपए में बेची। इसका मतलब 12-13 करोड़ हर साल हम समाज को राहत दे रहे हैं। बहुत अच्छे। और मजे की बात, हमारा उसमें कुछ नहीं लग रहा। रॉ मटेरियल का नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या बात है। ये कह सकते हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, जहां तक वो दवा नहीं पहुंच पाती है पैसे के अभाव में, वो दवा पहुंच रही है और वो स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। सर, मैं यहाँ ये बात भी बताना चाहता हूँ जी, व्यापार सच्ची मायने में अगर अच्छे भाव से किया जाए तो वो सेवा है। कोई भी व्यापार अच्छे भाव से किया जाए तो वो एक सेवा है जी, है ना। अदरवाइज तो लूटपाट तो है ही है। खाली व्यापार सोचेंगे तो वो तो फिर व्यापार ही है। बिल्कुल। बट भाव अगर उसके पीछे अच्छा है तो वो सेवा है। वाह। अच्छी क्वालिटी वाजिब दाम पे पहुंचाना भी एक चैरिटी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिले पुरस्कार ने आपकी सोच और कामकाज में क्या क्या बदलाव लाए? इस तरह के काम हमें संस्कार अपने पूर्वजों से ही मिले हैं, परिवार से, बचपन से ही हमारे उसमें रहा कि काम करना है। जब व्यापार की मन में सोचते थे तब भी वहां से यही प्रेरणा मिलती थी, व्यापार करो, खूब कमाओ, है, बट अपने ऊपर खर्च करना सोच के, बाकी सारा समाज का पैसा है। ये चेतना, व्यापार आपका है बट इसकी चेतना राष्ट्र की धरोहर है। ये बचपन से ही पूर्वजों ने संस्कार दिए। बहुत अच्छे। तो व्यापार कर रहे हैं, भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब समाज काम करने में मजा आता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे उद्बोधन, बहुत अच्छे विचार हैं आपके डॉक्टर साहब। जैसा कि भारतीय दवा उद्योग के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय दवा उद्योग तो दुनिया में नाम कमा रहा है जी, है। पूर्व प्रधानमंत्री ने इसको
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा। इंडिया इज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया को 200 देशों को दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं और हर जगह अपनी दवाइयों की क्वालिटी की भी और कीमत की भी बड़ी धाक है। वाह। तो ये उद्योग तो बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान के किसी की नजर ना लगे। आज अमेरिका भी घबराया हुआ है, अभी आप सोच रहे हैं ना, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, कहीं कुछ कर दिया, फिर भी वो दुगना टैरिफ करने के बाद भी वहां पे भारतीय दवाइयों की मांग बराबर बढ़ रही है। वाह 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 वाह। और कोरोना के दौरान भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दवा के मामले में या कोरोना की दवा को लेकर बहुत सारे देशों का सहयोग किया। ये भी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इसमें मैं कह सकता हूँ, ये हमारा फार्मा उद्योग जी को ये क्रेडिट जाती है कि उसने इतने कम समय में इतना सारा प्रोडक्शन किया कि अपने देश की रिक्वायरमेंट तो पूरी की ही जी, साथ में दूसरे देशों को भी सहयोग दिया और कोरोना की जैसी महामारी से बचाया। वाह 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 वाह। हम गौरवशाली देश में रहते हैं और हम भी अपने आप को गौरवशाली मानते हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं कि आपके द्वारा चलाए गए मिशन भारत माता के बारे में बताएं। इसकी बहुत ही चर्चा रहती है चाहूँ और इससे भी विस्तार से बताएं। जैसा कि आपको बताया कि हम व्यापार इसलिए कर रहे हैं ताकि हम राष्ट्र और समाज सेवा कर सकें। एक मिशन भारत माता एक ऐसा अभियान हमने लिया था जिसमें भारत माता की जय को राष्ट्रीय नारा घोषित किया जाए जी, और एक देश प्रेम प्रसार मंत्रालय बनाया जाए। आज क्या होता है भाई साहब, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को पूरा देश देशभक्ति से मय हो जाता है। बिल्कुल। बाकी सारा दिन भी तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कभी भगत सिंह का जन्मदिन, या कभी उधम सिंह को फांसी दी गई, तो कभी लाला लाजपत राय को लाठी से चार्ज किया गया। ये सब घटनाएं हैं। अगर एक देश, हम जैसे लोग जगह जगह बहुत सारे काम कर रहे हैं देश में, बट सरकार अगर करेगी तो पूरे देशव्यापी काम होगा। बिल्कुल, है ना। हर घटना को, जो मैंने अपने कैलेंडर में आपको दिखाया कि हर रोज कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, बिल्कुल, है ना, उनको अगर प्रसारित करेंगे तो हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना 365 दिन चलना चाहिए। वो तभी संभव है जब एक देश प्रेम प्रसार मंत्रालय बनाया जाए। तो ऐसा मैं आपके माध्यम से बात को आगे तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और एक देश प्रेम प्रसार मंत्रालय बनाया जाए। वाह वाह, बहुत अच्छे उच्च विचार आपके। और हम डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं कि 28 वर्षों से लगातार आप ग्लोबल मेडिकल न्यूज प्रकाशित कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? 28 वर्ष का समय बहुत होता है। अब तक बहुत सारे न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं, बावजूद उसके आपका ग्लोबल मेडिकल न्यूज प्रकाशित हो रहा है। रोज नए नाम आते हैं और रोज चले जाते हैं। जी जी जी। एक्चुअली ना, बचपन में ही जब यूनिवर्सिटी में थे तो एक स्टूडेंट फोरम का रहता है ना, स्टूडेंट फोरम का एक बुलेटिन निकालते थे। उसमें मैं काफी एक्टिव था। वो बचपन से ही मन में था कि भाई अगर पब्लिकेशन और प्रकाशन के में जाएंगे तो हम अपनी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आराम से पहुंचा सकते हैं। ऐसे अगर मैं बोलूंगा 4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, बट अगर पब्लिकेशन आप भी उसी मीडिया के माध्यम से लोगों तक सारी बात पहुंचा रहे हैं, तो वो मन में विचार था कि हम अच्छा काम करें और वो सब तक पहुंचाए। तो इसके लिए जरूरी है पब्लिकेशन और प्रकाशन में होना। बिल्कुल। तो वो प्रेरणा मेरे को रही। तो जब हमने 96 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और तब से अभी तक लगातार ये काम चल रहा है। हालांकि दिक्कतें बहुत हैं, पब्लिकेशन में भी आप भी जानते हो, बहुत दिक्कतें हैं, बट दिक्कतें तो हैं, हर जगह है। बट सबकी एक जिद आपके मन में होती है ना, तो सारी चीजें संभव हैं। जिद और जुनून रास्ते बड़े आसान कर देता है। वाह 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 डॉक्टर, बहुत अच्छा। आपसे बातचीत करके बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि साहित्य प्रेमी होने के नाते लेखन और चिंतन आपके जीवन में और काम को कैसे प्रभावित कर पाता है? मुझे तो इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। काम करने से, एक ही काम लगातार करते रहो तो आदमी को थोड़ा थकान सी महसूस होती है। जी जी। कहते हैं चेंज इन वर्क इज रेस्ट। हम अपने व्यापार के अलावा फिर जो दूसरे काम जिनमें हमको मजा आता है वो यही कि इस तरह के काम करते हैं तो मैं अपने आप को फिर से एनर्जी को रिजनरेट कर लेता हूं, रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। आपने चिंतन की बात कही जी, तो अपराध से संबंधित एक बात मैं बताऊं आपको। सारे जहां में, पूरी दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं और रुकने का कोई नाम नहीं है।
ना कोई तरीका है। लोग तरह तरह के छोटे छोटे से तरीके अपनाते हैं। कहीं कोई ये घटना हो गई, उसके लिए कोई कानून बना दिया, कहीं बलात्कार हो गया, उसके लिए अलग कानून बना दिया, कहीं कुछ हो गया, उसके लिए अलग कानून बना दिया। मेरा मानना है भाई साहब, एक देश, एक कानून और एक सजा, ये एक कंसेप्ट मैंने काफी चिंतन के बाद निकाला। इतने सारे हजारों कानून, लाखों कानूनों का मगरजाल है अपने देश में जी, है, जो किसी को पता नहीं हो सकता है। हमको कहा, सामान्य आदमी को कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मेरे को एक व्यक्ति बता दो देश में जो सारे कानून को बता सकता हो, जान सकता हो। बिल्कुल, केवल एक कानून की जरूरत है जो हम अपने उस मंत्र में हजारों सालों से दोहरा रहे हैं, उसकी केवल व्याख्या मैंने करने की कोशिश की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तो सब लोग समझ रहे हैं। उसकी अगली लाइन है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी ऐसे भद्र पुरुष, ऐसे सज्जन पुरुष बने कि कोई किसी के दुख का कारण ना बने। वाह, बस यही कानून हो गया। हम कोई ऐसा काम ना करें, nobody will do any such thing which is detrimental to the interest of others। बस एक कानून, बिल्कुल सारा सब उसमें कवर हो जाएगा। चाहे अडल्ट्रेशन करने की वाली बात हो, चाहे नकली दवाइयां बनाने वाली बात हो, चाहे किसी को दुख देने वाली बात हो, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे किसी दूसरे को। बस एक कानून जो बचपन से हर कोई की समझ में आ सकता है। एक सजा, सारे कानून। अभी एक मैं किसी गुरुजी का वो देख रहा था, पाप का बाप है लालच। हमसे लालच सारे पाप करवाता है ना। अब उसको मैंने आगे एक चीज और जोड़ी उनके साथ, और पाप की ताकत है झूठ। वाह, पाप करते हैं और झूठ बोलते हैं, सिद्ध करो, मैंने नहीं किया, मैं तो वहां था, झूठ बोल के सिस्टम को गुमराह करते रहना। बिल्कुल। तो केवल एक सजा, झूठ बोले कौआ काटे। बाकी सारी चीजें माफ किए योग्य है। कंपोजिशन कर सकता है, हर्जाना भरा जा सकता है। अच्छा ये बताओ, हमारे साथ किसी का कोई गलत काम हुआ तो उसको सजा मिले, वो जेल जाए, उसको फांसी लगे, इससे हमें न्याय मिला, या हमारा जो नुकसान हुआ वो हमको भरपाई हो, वो न्याय हुआ? वाह, हमको हमारी भरपाई हो, ये महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल। तो आदमी कन्फेस करे और भरपाई करे, काम खत्म। सारे झूठे मुकदमे, झूठे सरकारी तंत्र, सारा जो काम कर रहा है, अपराध क्या, जितने तरह के भी अपराध, आप चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बलात्कार, चाहे सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। झूठ नहीं बोलोगे। अभी क्या है कि हर अपराधी को ये है कि इतना झूठ बोलने का हमको अधिकार मिला हुआ है, कोर्ट में भी हमको झूठ बोलने का अधिकार मिला हुआ है कि वो मुकदमे 20 साल 50 साल चलते रहते हैं। बिल्कुल, कभी कभी तो व्यक्ति नहीं रहता तब भी चलते हैं। तो जो झूठ ताकत है अपराध की, तो झूठ बोलने का एक छोटा सा कानून में परिवर्तन कर दें कि झूठ बोलेगा तो आजीवन टिल डेथ आपको जेल होगी। वाह। अभी भी क्या होता है, पुलिस मार के आपसे निकलवाती है ना, बोल क्या है, अमानवीय तरीके भी अपनाती है। बिल्कुल। और केवल एक सजा बता दी कि अगर झूठ बोलेगा, जब भी सिद्ध हो जाएगी उसके बाद तो तू जेल जाएगा। बिल्कुल। और झूठ में सिद्ध होना ही है, या तो आप झूठ बोल रहे हो या मैं झूठ बोल रहा हूँ। दो पार्टी में से कोई एक तो झूठ बोल रही ना। बिल्कुल। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये बात आप दर्शकों के साथ साथ और आगे तक जहां तक भी पहुंचा सकते हैं। केवल एक देश, एक कानून और एक सजा, इस कंसेप्ट पे काम होगा तो देखिए कैसे हम विश्व गुरु भी बन सकते हैं और समाज कितना प्रियतम हो जाएगा। आज बिल्कुल नारकी होता जा रहा है। बिल्कुल, सब एक दूसरे की जेब काटने में लगे हैं, सब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। वाकई सही कह रहे हैं आप। आजकल अपना फायदा देख रहे हैं, अपना लाभ देख रहे हैं, दूसरे का नुकसान हो या कुछ भी हो, उसका दूसरे का नुकसान करके लाभ लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। भारत माता मंदिर आपने उसको चलाया हुआ है, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। भारत माता मंदिर की स्थापना का ख्याल आपके जहन में, आपके दिमाग में कैसे आया, ये भी हमें साझा करें। बहुत पुरानी बात है। हम सबके दादाजी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त में उसी परिवार से संबंधित हूँ जी। उसी आंगन में खेलता रहता था, उसी आंगन में खेलते खेलते बड़ा हुआ हूँ जी। दादाजी जब नहीं रहे तब हम 10 साल के थे। अरे, उस समय वहां पे बैठक थी गांव में, उसमें बहुत सारे चित्र और उनके कृतियां रखी हुई थी, रचनाएं रखी हुई थी। लोग आते थे, मत्था टेकते थे, फूल चढ़ाते थे, बैठते थे या कुछ भी करते थे। हम तो 10 साल के थे तो हम केवल देखते रहते थे, हमको समझ में नहीं आता था क्या करते हैं यहाँ। जी 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 जी।
बट धीरे धीरे वो चीज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठती गई। फिर जब अपना काम खड़ा करके जब लगा के कुछ करना है, तो मेरी माताजी का जब निधन हुआ तो मेरे को लगा कि यार कुछ करना चाहिए। खाली वही दादाजी नहीं है, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी भी तो अपने दादाजी हैं। बिल्कुल सही। ये मन में विचार आया, तो वो जो गांव में एक गांव में बैठक में चित्र थे दादाजी के, के नेहरू जी के साथ, तो कहीं सरदार पटेल के साथ, तो कहीं सुभाष चंद्र बोस के साथ, ऐसे सब चित्र लगे थे वहाँ। तो सब दुनिया भर के चित्र हमने इकट्ठे करके उसको लगाने की कोशिश की, और आज हमारे पास 350 से ज्यादा शहीदों के चित्र उसमें स्थापित किए हैं और उनकी जानकारी लगाई है। वाह वाह भाई, अद्भुत कार्य है। वहां से वो बचपन से ये प्रेरणा कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में थी, क्या वो निखर के आई है। वाह वाह वाह। इस भारत माता मंदिर की जानकारी के लिए आप अपने इस मंदिर में छात्रों को भी इनवाइट करते हैं ताकि उनको ये पता चले कि हमारे आजादी हमें कैसे मिली, इन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, इस तरह का कोई प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, अपने आप में एक सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हैं। अंग्रेज 1600 में आए थे, उस समय से शुरू होते होते कैसे उन्होंने एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे पूरे देश के ऊपर अधिकार जमाया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 15 अगस्त 1947 तक 1600 से उन्होंने घटनाओं के क्रम के हिसाब से उसमें लगाया है। और जो भी आता है वो देख के एक बार तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह 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 वाह। वाकई बहुत विद्यार्थी भी आते हैं स्कूलों से, मैं कई बार खुद भी इनवाइट करता हूँ, कई बार लोगों की अपने आप रिक्वेस्ट भी आती है, तो मंदिर देखने के लिए बच्चे भी आते हैं। और केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, हम सबको भी जरूरत है इस जागरूकता की। बिल्कुल, युवाओं की भी जरूरत है, भूतपूर्व युवाओं को भी और युवाओं की भी जरूरत है, ताकि वो भी अपने जिनकी वजह से सांस ले रहे हैं भारत में, उनको हम याद कर सके। उन्होंने कैसे कैसे काम किया, किन किन परिस्थितियों में कैसे काम किया है। इतना गरीबी थी, ऊधम सिंह कैसे लंदन पहुंचा जी, और वहां भरी सभा में डायर को गोली मारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा देती है कि अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं कि युवाओं को उद्यमिता और समाज सेवा के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कहता हूँ उद्यमिता यानी व्यापार ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए जी। है, हर किसी के मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं कुछ व्यापार करूं। व्यापार करेंगे तो आप और 10, 20, 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, और उसके माध्यम से आप जो कुछ भी काम करेंगे अच्छे भाव से करेंगे तो वो भी एक सेवा है। मैं अभी पहले भी बोल रहा था, व्यापार एक सेवा है अगर अच्छे भाव से किया जाए तो। तो मैं अपने यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूंगा कि व्यापार करने का मन बनाए और अच्छा करने का मन बनाए, उससे आपका जीवन यापन भी होगा और समाज सेवा भी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं कि फार्मेसी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कौन सी चुनौतियों को आप देखते हैं? ये बड़ा कठिन काम हो गया। आजकल क्या है कि फार्मास्यूटिकल्स में इतना रेगुलेशन आ गया, रोज रोज आप देखते होंगे, अभी कफ सिरप की कहानी चल रही है, उसके पहले वो ग्लूकोज की बोतल की कहानी थी। हर 2-4 साल में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके पीछे सरकार ने एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करके एक नया कानून लागू किया है। उसके चलते अब स्मॉल इंडस्ट्री लगाना कठिन हो गया है। तो स्टार्टअप अगर कोई छोटे लेवल से करना चाहता है तो कठिन है, बाकी स्कोप तो बहुत है जी। कभी ना रुकने वाला। बीमारियों के तरीके बदल सकते हैं, बीमारियां खत्म नहीं होंगी। इसी तरह से दवाइयां खत्म नहीं होंगी, नए मॉलिक्यूल्स आते रहेंगे और पुराने मॉलिक्यूल ऑब्सोलीट होते रहेंगे, बट ये प्रोसेस चलने वाली है। क्या डॉक्टर साहब, ज्यादातर जो हम दवा बनाते हैं या आप बनाते हैं और अन्य कंपनियां दवा बनाती हैं, जो शरीर के अंदर कुछ तत्व की कमी होती है, तो उस कमियों को पूर्ति के लिए दवा को हम प्रयोग करते हैं। क्या दवा को ना प्रयोग करके हम दैनिक दिनचर्या में जो भोजन प्रणाली है उसको हम बदलाव करें तो दवाओं की कम जरूरत पड़ सकती है? इसमें कोई शक नहीं। दवा, अभी एक बार इस पर भी काफी विचार किया गया था कि बीमारियां हो क्यों रही हैं जी। अगर हम बीमारियों होने के कारण को समझें और उस पर चोट करें, उसको ठीक करें, तो शायद इतनी ज्यादा बीमारियां, इतनी ज्यादा दवाइयां, इतने ज्यादा हर हॉस्पिटल के अंदर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सच्ची बात है। जो बीमारियां दो तीन तरह की खास मानी जा सकती है। एक तो आपने बोला किसी चीज की कमी की वजह से जी, है ना, उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस जी, है ना। आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी डिजीज। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज। इन सबको
हमें अपने भोजन से पर्याप्त मात्रा में मिलता है अगर हम सही तरीके का भोजन करते हैं तो जी। लेकिन हम अपने आदतों से, अपने व्यापार से या अपने स्वभाव से इतने अव्यवस्थित होते जा रहे हैं कि वो हमको खाने से कई बार पूरी नहीं होती, इसलिए फिर हमें टैबलेट लेनी पड़ती है, आयरन टैबलेट लेनी पड़ती है, कैल्शियम टैबलेट लेनी पड़ती है ना। और दूसरे तरह की बीमारियां हैं जो इन्फेक्शस, दूसरी बड़ी बीमारियां हैं इन्फेक्शन से, किसी भी बैक्टीरिया के काटने से। उसमें हम और आप केवल अपनी जीवन शैली को साफ सुथरा रख के बचा सकते हैं, प्रिवेंटिव हो सकते हैं। लेकिन कई बार आपके अनजाने में किसी मच्छर ने काट लिया तो उससे आपको बीमारी हो गई, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उसके लिए तो दवाइयां लेनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है उसके लिए। बहुत अच्छा। अदरवाइज जीवन शैली को ठीक करके आप बहुत बड़ी संख्या में, मतलब 80% डिजीजेस को बचा सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब ने दी है। चलते चलते एक और अंतिम प्रश्न करेंगे डॉक्टर साहब हम, कि युवाओं के अंदर देशभक्ति का जज्बा बहुत कम हो रहा है, नाम मात्र का है, या वो बिजी हैं या उनकी लाइफस्टाइल बदल गई है, क्या कारण है? हमें युवाओं के भीतर, युवाओं के मन में, जहन में, मन मस्तिष्क में देशभक्ति के जज्बे को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम और आप अपने बचपन को याद करें जी, तो स्कूल में प्रभात फेरियां हुआ करती थी जी, आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम हुआ करते थे। अब वो आजकल देखने को नहीं मिलते जी, है ना। और कुछ न कुछ समय के साथ ऐसा होता जा रहा है कि हर आदमी बस कमर्शलाइज होना चाहता है, पढ़ के नौकरी करना और कमाने की तरफ ही सोच रहा है, समाज की तरफ, देश की तरफ सोचने का उसको ख्याल ही नहीं है। तो हमको थोड़ा सा शिक्षा में भी परिवर्तन चाहिए। जो मैंने बोला कि देश प्रेम प्रसार मंत्रालय हो, जी जी, तो ऐसे काम स्कूलों में भी होंगे, उन्हीं के माध्यम से, उनके आदेशानुसार, है ना, और सामान्य जिंदगी में भी होंगे, तो वो कल्चर बनेगा, वो कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात आएगी, बच्चों को भी और हम लोगों को भी। हर उम्र में इस बात की आवश्यकता है। वाकई वाकई, जैसा कि आपने बताया कि आजकल के युवा एक पैसे कमाने की मशीन बनते जा रहे हैं। बस उनको तो उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? पैसे कमाइए, पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है ना, बट उसको खर्च कैसे करना है ये भी सोचने की जरूरत है। अनुशासित पैसा आएगा तो वो आपको अनुशासित जीवन देगा। वाह, अगर अनुशासनहीन पैसा आएगा, लाल हरा काला पीला कैसा भी आने दो, तो वो आपके घर को, आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को भी बिगाड़ देगा। वाह वाह, बहुत अच्छी। अनुशासित पैसा कितना भी आएगा वो आपको सही दिशा देगा और समाज के लिए भी करने की देगा और परिवार को भी अच्छा रखने की बात करेगा। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और हमारे दर्शक बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं, बहुत ही आपको लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्त जीवन से ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद जो आपने हमको यहाँ बुलाया है। हमें हमारी बातें लोगों तक पहुँचेंगी, बच्चों तक पहुँचेंगी, समाज तक पहुँचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।